Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है सभी को? So today's session will be a small session. ठीक है. तो most probably आज भारत आजाद नहीं होगा. ठीक है. Let's see. Let's start. Cripps mission. We'll start with what? Cripps mission. So the weather is today यार. आज तो बर्बाद कर दिया है weather. खुद गर्मी है. चलो. Cripps mission was basically sent in March 1942. Okay. Cripps mission was sent in March 1942 and it was headed by whom? Sir Stafford Cripps. ठीक है. इन्हीं के नाम के ऊपर ये क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया था? हमने क्या देखा? इंडिया ऑटोमेटिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो जाता है. ठीक, बिना कांग्रेस से पूछे हुए. कांग्रेस की मिनिस्ट्री इसी बात पर रिजाइन कर देती है. उसके बाद कांग्रेस क्या लॉन्च करती है? इंडिविजुअल सत्याग्रह. ठीक है. तो ये जो कांग्रेस इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर रही होती है, तो क्या होगा? अब ब्रिटेन को लड़ाई करना है. ओके, ब्रिटेन को लड़ाई करना है और उसको मतलब इंडिया से भी सपोर्ट चाहिए होगा. अब इंडिया में मान लो हो हंगामा हो गया तो क्या ब्रिटेन को सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा. तो इन ऑर्डर टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर, यू सी व्हाट, क्रिप्स मिशन को भेजा गया था. ठीक है. तो इंडिया का सपोर्ट चाहिए था फॉर द वॉर. नेक्स्ट इज, इसके अलावा और भी कारण थे. ठीक है. आप क्या देखते हो, ये 1942 वर्ल्ड वॉर तो 1939 में शुरू हो गया था पोलैंड के इन्वेजन के साथ. तो 1942 में आते आते आप क्या देखते हो, ये जो अलाइड पावर्स हैं, ठीक है, जो यूएस है, यूएसएसआर है, उसके बाद तुम्हारा ब्रिटेन है, फ्रांस है, दे वेर सफरिंग रिवर्सेस. रिवर्सेस मतलब हारने की कगार पर भी आ गए थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में. ठीक है. इतना खौफ फैल गया था जापानीज वगैरह का कि उन्हें लग रहा था कि हम हार जाएंगे. तो इसीलिए इस कंटेक्स्ट में इंडिया का सपोर्ट मिलना जरूरी था. ठीक है. इंडिया से सपोर्ट मिलेगा तभी पैसा भी उधर जाएगा, लोग भी उधर जाएंगे, लड़ाइयां भी होंगी. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ रिफोर्सेस सफर्ड बाय द ब्रिटेन, क्राफर्ड क्रिप्स को बोला गया भाई तुम ऐसा करो, जाओ और सपोर्ट गार्नर करके लेकर आओ. इसके अलावा जो ब्रिटेन के अलाइज थे, यूएस, यूएसएसआर, इनका प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि भाई जाकर सपोर्ट लो. नहीं तो इंडियन कॉपरेशन अगर नहीं मिलेगा तो आपको दो फ्रंट पर लड़ाई करना होगा. तो इंडिया के रिवोल्ट्स वगैरह होगा, उसको भी सप्रेस करना होगा और प्लस लड़ाई तो लड़ना ही होगा. तो इनके अलाइज भी इसको बोल रहे थे कि भाई ऐसा करो, आप इंडियन का कॉपरेशन सीख करो. ठीक है. उसके बाद आप क्या देखोगे कि एक रीजन और था क्रिप्स मिशन को भेजने का. वो क्या कि इंडियंस को ये बताना कि ब्रिटेन जो है आपको सब्सटैंशियल पावर ट्रांसफर करने के लिए रेडी है. ठीक है. तो इसीलिए क्रिप्स को फिर इस बात के लिए भी भेजा जाता है, बताने के लिए कि ब्रिटेन इज रेडी टू ट्रांसफर सब्सटैंशियल पावर. अभी भी इंडिपेंडेंस का बात नहीं हो रहा है. इट इज रेडी टू ट्रांसफर सब्सटैंशियल पावर. तो क्यों भेजा गया, क्या ये क्लियर है? व्हाई क्रिप्स मिशन वाज सेंट? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, मार्च 1942. क्लियर है सभी को? What was the proposal of Cripps? Indian Union with Dominion status. क्या मानेंगे? अच्छा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, स्वराज का मतलब याद है? एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो सब कुछ इंडियंस के हाथ में होगा. जो हेड होगा वो कौन होगी? क्राउन होगी. यही मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस का. बेसिकली जो मिलिट्री होगा, डिफेंस होगा, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में होगा, बाकी सारी चीजें इंडियंस के हाथ में होगी. डोमिनियन स्टेटस. तो क्या उसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं? नहीं. 1942 में बोल रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और 1930 में भी हमने इसको मना कर दिया है. भाई बोले कि पूर्ण स्वराज से कम हम मानेंगे ही नहीं. पहला प्रपोजल तो गया, मांगने गए नहीं कोई. ठीक है.
आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। मानेगा कोई? वॉर कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। आफ्टर, और उसके बाद बनेगा कि नहीं बनेगा, नोबडी नोज, है ना? क्लियर है ये चीज? और साथ ही साथ डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स। तो काहे का इंडिपेंडेंस? मेजर आर्मी को तो आप ही कंट्रोल करोगे, मतलब इंडिया के ऊपर आप ही रूल कर लोगे। तो क्या कांग्रेस ये सारी बातें मानेगी? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज ना? एक बोन ऑफ कंटेंशन क्या था उनके प्रपोजल में? क्या बोला गया कि कोई भी प्रोविंस जिनको मन नहीं है इंडियन यूनियन ज्वाइन करने का, वुड हैव द separate constitution and can form separate union. This means what? अलगाववादी टेंडेंसी, राइट टू secede। ठीक है? तो क्रिप्स ने ये बोला कि क्या बोला कि किसी भी प्रोविंस को, अगर बिहार को लगता है कि उसको नहीं आना है इंडियन यूनियन में, तो अपना प्रोविंस बना सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? कि अलग हो सकते हैं प्रोविंस। और एक चीज और बोन ऑफ कंटेंशन था, वो क्या? कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, जो प्रोविंसेस से लोग आएंगे दे विल बी इलेक्टेड, और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे दे विल बी नॉमिनेटेड। ठीक है? तो इस दिस नॉमिनेशन वाज आल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, इन्हीं दोनों बात के ऊपर आप भी क्या देखते हो कि कांग्रेस क्या बोलती है कि काहे का नॉमिनेशन? क्यों कोई नॉमिनेट करके आएगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आएंगे? ठीक है? क्यों आप किसी भी प्रोविंस को सेपरेट यूनियन बनाने का देने का अधिकार दोगे? तो ये दो पॉइंट्स पर क्या होता है, चीजें अटक जाती है। ठीक है? और आप क्या देखते हो? फाइनली क्रिप्स मिशन फेल्स। ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बाय द नॉमिनीज, प्रोविंसेस टू सिसीड, सिसीड का मतलब अलग हो जाना, एंड ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर आप देखते हो फाइनली क्रिप्स मिशन फेल। इसका कोई भी इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा, कांग्रेस के बिहाफ पर ये याद रखना, अब पूरा कांग्रेस पार्टी तो नहीं ना जाएगा क्रिप्स से बात करने के लिए। कांग्रेस के बिहाफ पर कुछ लोग जाएंगे, तो कौन जाते हैं? नेहरू एंड मौलाना आजाद वेर द ऑफिशियल नेगोशिएटर्स फॉर द कांग्रेस। ध्यान रहेगा ये चीज, नेहरू एंड मौलाना आजाद। क्लियर है ये चीज सभी को ना? दो स्टेटमेंट आपको और याद रखने हैं। गांधी ने क्रिप्स के प्रपोजल को बुलाया था पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स के प्रपोजल को क्या बुलाया था? पोस्ट डेटेड चेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक? आप एक चेक बुक साइन कर रहे हो, ठीक है, और इस पर डेट दे रहे हो, से फॉर एग्जांपल अभी से 6 महीने का बाद, कि आप बैंक में जाना भजा लेना, आप मेरे से आज सर्विस ले लो, और उसके बदले में आप चेक दे दे रहे हो कहा? 6 महीने बाद का। 6 महीने बाद आपके बैंक के खाते में अगर पैसा नहीं हुआ तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? नहीं ना। इट इज समथिंग लाइक दैट। आप मेरे से प्रॉमिस आज के डेट में ले रहे हो, और मुझे क्या बोल रहे हो कि आपको जो सर्विसेज मिलेगा वो कब मिलेगा? वॉर खत्म हो जाने के बाद। तो दैट्स व्हाई अ पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है? क्लियर है बेटा? ध्यान रखना, गांधी जी डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज पोस्ट डेटेड चेक। कौन था? क्रिप्स प्रपोजल। चेक में तो मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? अरे आप तो बैंक में है, चेक में कैसे मिलेगा बेटा? हाँ, देखो, मेरे अकाउंट में आज की डेट में 1000 रुपया, मैंने एक चेक साइन करके दिया 1900 रुपए का। कब? आज से 6 महीने बाद। आज से 6 महीने बाद मैंने अपना खाता, ठीक है, अब मैंने अपना खाता जो है क्या किया? पैसे ही नहीं रखे, सारा विड्रॉ कर लिया, तो चेक क्या होगा? बाउंस हो जाएगा ना, फिर लिटिगेशन वगैरह चलेगा। लिटिगेशन की तरह बात कर रहे थे क्या? हाँ?
तो 1000 रुपया कमाने के लिए कहाँ डबल देगा? लिटिगेशन, नॉर्मल चीज की तरह बात करेंगे, है ना? ठीक है, जो चीजें नॉर्मल है उसकी तरह बात करेंगे। चेक बाउंस होगा तो केस चलेगा, फिर पैसा मिलेगा लोक अदालत के थ्रू, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं कर रहे। ओके, तो गांधी जी डिस्क्राइब द स्कीम एज व्हाट? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, क्रिप्स मिशन में कुछ पूछना हो, एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्रिप्स मिशन? एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्रिप्स मिशन? नो सर। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ this quit India movement, what was the reason behind the start of this quit India movement? क्रिप्स का प्रपोजल फेल हो गया, ठीक है, लो, अब लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर, तो क्या होगा, यहाँ के रिसोर्सेस ट्रांसफर होकर ब्रिटेन में जाएंगे, तो यहाँ पर चीजों का दाम क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। So there will be a popular discontent among the people against the Britishers। ठीक है, उसके बाद there were fears of Britain following a scorched earth policy in Assam, Bengal and Odisha। What is this scorched earth policy? क्या होता है scorched earth policy? पता है आपको? Say for example, मेरे पास एक लैंड है और इस लैंड पर बहुत सारे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इस लैंड पर बहुत सारे मेरे रिसोर्सेज हैं। ओके, दिस लैंड इज माइन। अब किसी ने मेरे ऊपर हमला किया, somebody attacked me, now I am fearing कि मैं हार जाऊंगा, ठीक है, मैं ये वॉर हार जाऊंगा, तो मैं अगर ये वॉर हार जाऊंगा तो मेरे सारे रिसोर्सेज इसको चले जाएंगे, है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, अपने सारे रिसोर्सेज में आग लगा देता हूं, फेंक देता हूं, डिस्ट्रॉय कर देता हूं। तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को जो डिस्ट्रॉय कर दिया, दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इज नोन एज व्हाट? स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। तो ब्रिटेन को ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जापान से हार जाऊंगा, तो असम, बंगाल और ओडिशा के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो इट वाज द फियर अमंग द इंडियंस। इंडियंस क्या चाहते थे? ब्रिटेन, ब्रिटेन को भगाओ और एक मूवमेंट लॉन्च करो। उसके बाद आप क्या देखते हो कि ये ब्रिटेन बीच में क्या हो रहा था, हारने की कगार पर भी आ गया था, तो लग रहा था कि भाई यहां से भी ब्रिटेन को बाहर करो, ठीक है। तो दीज वेर सम ऑफ द रीजंस व्हाई देयर वाज अ सीन कि अब स्ट्रगल को स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। कमिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ क्विट इंडिया, व्हाट यू विल सी कि देयर इज अ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ठीक है, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इन जुलाई 1942। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वार्धा में मीट करते हैं, कब? जुलाई में, जुलाई में वार्धा में मीट करते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी को ऑथराइज किया जाए टू टेक चार्ज ऑफ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, ठीक है। नाउ दिस रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सेकेंडेड बाय सरदार पटेल। याद रखना ये चीज, क्विट इंडिया का रिजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था। दूसरा साइन किसका था? सरदार पटेल का, ठीक है। प्रपोजल पूछा गया है बेटा। Finally, the proposal Quit India resolution was ratified at the Congress meeting। Obviously, कांग्रेस के जो मीटिंग होगी वहां ना, ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला है कि ऐसा करना है। मीटिंग एट ग्वालियर टैंक, बॉम्बे ऑन August 8, 1942। रेटिफाइड कब हुआ? 8 अगस्त 1942। ये दोनों समझ में आ रहा है ना बेटा? ध्यान रहेगा ये, प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, सेकेंडेड बाय सरदार पटेल। सभी को ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो आप क्या देखते हो? अगस्त 8, 1942
में ये रिजोल्यूशन लॉन्च हुआ और बोला गया कि 9 तारीख से हम क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। ब्रिटिश क्या करती है, 8 तारीख के रातों रात ऑल लीडर्स वेयर अरेस्टेड। All leaders were arrested. Therefore, it is said that Quit India movement was a leaderless movement. कोई भी मेन लीडर नहीं था उनका, सारे लीडर्स को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, छिटपुट लीडर्स वगैरह थे हर कोने में, वो तो हर जगह होता है। मेन लाइन ऑफ लीडर अगर अरेस्ट हो जाएगा तो छिटपुट लीडर क्या आएगा, आगे आएगा। छिटपुट या छिटपुट को ऐसे मत समझना कि उनका कोई रोल नहीं था। छिटपुट बोलने का मतलब यहाँ पर है कि आपको बताना कि मेन लाइन ऑफ लीडर अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो अलग अलग एरियाज में जो स्मॉल लीडर्स होंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे ना, ठीक है। चिटपुट इज नॉट अ demeaning word here when I am saying that. It is what the small leaders of their locality. Okay. Next is, what was the Gandhiji's general instructions to different section of the people? देखो, हर बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। गांधी जी क्या बोलते थे, रिजाइन कर दो, ठीक है, आप नौकरी छोड़ दो। स्टूडेंट को बोलते थे कि आप स्कूल छोड़ दो। इस बार वैसा नहीं बोलते। ध्यान से देखना रिजोल्यूशन, डू नॉट रिजाइन बट डिक्लेयर योर एलिजियंस टू कांग्रेस। रिजाइन मत करो लेकिन हमें सपोर्ट करो। कैसे, काम नहीं करके बैठे रहो आराम से मस्त। कांग्रेस का कोई भी काम अ, आपके पास आ रहा है तो आप उसको बढ़ा दो, ठीक है। कांग्रेस को इलीगल करने के लिए कुछ आ रहा है तो उस पेपर को मत बढ़ाओ, रोके रख के रखो। इस तरीके का, डू नॉट रिजाइन बट डिक्लेयर योर अलीजियंस टू कांग्रेस। सोल्जर्स को क्या बोला, आर्मी मत छोड़ो लेकिन फायर भी मत करो अपने कॉम्पैट्रियट्स पर। डू नॉट फायर ऑन कॉम्पैट्रियट्स। स्टूडेंट को क्या बोला, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, देन ओनली लीव स्टडीज, ठीक है। पेजेंट्स को क्या बोला, इफ जमींदार्स आर एंटी गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इफ जमींदार आर अगेंस्ट द ब्रिटिश, पे म्यूचुअली अग्रीड रेंट। लेकिन अगर वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डू नॉट पे रेंट, ठीक है। प्रिंसेस को क्या बोला, प्रिंसेस मतलब प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस वगैरह थे, सपोर्ट द मासेस एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ योर पीपल। और प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को क्या बोला, सपोर्ट द रूलर ओनली इफ ही इज एंटी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो आप सपोर्ट मत कीजिए अपने रूलर को। एंड ही गेव द स्लोगन ऑफ डू और, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार बहुत बार बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा है कि डू और डाई का स्लोगन कब आया था। हम सबको याद है ना, डू और डाई कब आया, हाँ, डू और डाई कब आया, ड्यूरिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। सो व्हाट यू विल सी, द मूवमेंट स्प्रेड, ठीक है। शुरू में जो ये मूवमेंट था, ठीक है, बेसिकली सिटीज में था। और आप क्या देखते हो, स्लोली इट स्टैगर्ड अराउंड द विलेजेस। विलेजेस में मूव करना शुरू हो जाता है, टेलीग्राफ लाइंस को कट कर दिया जाता है, रेलवे लाइंस उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो सारी चीज को याद नहीं रखना होता है। दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, व्हाट यू विल सी, दिस अरुणा असफ अली presided over the Congress committee session on August 9। सभी को अरेस्ट कर लिया गया and hosted the flag. So who hosted the flag on August 9? Aruna Asaf Ali. ध्यान रखना इस चीज को। There were underground activities as well, ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, ठीक है। लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं और अपना काम कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू, ठीक है। There were also formation of parallel governments. What is the meaning of parallel government? ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक नया खड़ा कर दिया गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, पैरेलल गवर्नमेंट। हर जगह पैरेलल गवर्नमेंट नहीं बना था, कहां कहां बना था, बलिया, लीडर वाज
चिट्टू पांडे, ठीक है, तामलुक, फिर सतारा। सतारा में लीडर कौन थे? वाईबी छवन और नाना पाटेकर। सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट बना उसका नाम क्या था? प्रति सरकार, नाम है सरकार का, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रति। उसी तरह तामलुक में जो सरकार इन्होंने बनाया उसका नाम क्या रखा? जातीय सरकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैरेलल गवर्नमेंट बलिया, तामलुक और सतारा, ठीक है, क्लियर है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पैरेलल गवर्नमेंट कहां बना था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पैरेलल गवर्नमेंट कहां बना था? नो वन। शोलापुर, ओके, शोलापुर, पता था ना, शोलापुर में फियर्सेस्ट बैटल हुआ था, वहां बना था ना। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, यूथ सपोर्ट करेंगे, विमेन सपोर्ट करेंगे, वर्कर सपोर्ट करेंगे, पेजेंट सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कम्युनिस्ट डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, याद रखना, ठीक है, कम्युनिस्ट डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट। ये क्यों नहीं ज्वाइन करते? बिकॉज कम्युनिस्ट को लगता है कि हमें रशिया को सपोर्ट करना चाहिए वॉर में, ठीक है, और रशिया किसका अलाई है? ब्रिटेन का अलाई है, ठीक है, तो इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को ये सपोर्ट नहीं करते। मुस्लिम लीग ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर अभी ब्रिटिश छोड़कर चला गया तो माइनॉरिटीज विल बी ऑप्रेस्ड बाय हिंदूज, ओके। दीज टू ग्रुप डिड नॉट सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद हिंदू महासभा बॉयकॉटेड द मूवमेंट, ठीक है, क्यों डिस किया इन्होंने? बिकॉज उनको लगता है कि अगर सक्सेस हो गया, ब्रिटेन छोड़कर अगर चला गया, तो इट वुड क्रिएट व्हाट? सब जगह खून खराबा होगा, इट वुड क्रिएट इंटरनल डिसऑर्डर, ठीक है, एंड इट विल एंडेंजर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द वॉर। और प्रिंसली स्टेट्स में कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? अ लो की रेस्पॉन्स, ठीक है। ये कम्युनिस्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट ने क्या किया था, ध्यान रखिएगा। डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ दिस, ध्यान रहेगा ये चार पीले लाइंस सभी को। विल यू बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज फोर येलो लाइंस? अरे 3 महीना का टाइम है, अभी थोड़ी एग्जाम देना है। 3 महीना में अगर आप नहीं कर पाएंगे 9-10 लेक्चर्स तो फिर कैसे होगा? इसके बाद आप क्या देख सकते हो? क्विट इंडिया के बाद देयर वाज अ बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, ठीक है, वेरी हॉररफुल फेमाइन। फेमाइन इज बेसिकली व्हाट? भुखमरी, ठीक है। तो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, क्या पता फेमाइन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले। कौन सा बंगाल वाज वर्स्ट अफेक्टेड? कौन सा रीजन? साउथ वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना, ये जगह याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा रीजन ऑफ बंगाल? अगर ये पूरा बंगाल है तो बंगाल का साउथ वेस्ट रीजन, ये वाला रीजन वाज अंडर फेमाइन, ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को? नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट में एक आजाद दस्ता का भी रोल है, ठीक है, ये बिहार स्पेसिफिक क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये हम ना अगली क्लास जो होगी हिस्ट्री की वहां पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको अलग से करने का, कि अभी फिर आजाद दस्ता में जाएंगे तो वो लिंक टूट जाएगा। वी विल बी डूइंग इट बट नॉट टुडे, कर देंगे, डोंट वरी, कल की क्लास में कर देंगे। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन में कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क?
क्विट इंडिया मूवमेंट और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन, कुछ पूछना हो? इन दोनों में एनीथिंग? नथिंग? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेवेल प्लान। व्हाट वाज दिस वेवेल प्लान? इट केम इन मई 1945। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल को परमिशन दिया गया कि आप इंडिया के साथ नेगोशिएशन को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो जो भी कांग्रेस लीडर 1942 में अरेस्ट हुए थे, दे वर रिलीज फ्रॉम द जेल इन जून 1945। ठीक है, वेवेल क्या प्रपोज करते हैं? उनका कहना था कि जो वाइस गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और गवर्नर जनरल की उपाधि को छोड़कर और कमांडर इन चीफ की उपाधि को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स जो होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो कौन होंगे? इंडियंस। पहला पॉइंट समझ में आया? गवर्नर जनरल खुद छोड़कर और ये जो कमांडर इन चीफ है जो कि डिफेंस को देखेगा, ठीक है, तो इन दो पोस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो कौन होंगे? इंडियन। मान लो बाकी सारे पोस्ट मिलाकर 20 पोस्ट, मान लो मैं, तो बाकी 10 पोस्ट हिंदू को मिलेगा, 10 पोस्ट मुस्लिम को मिलेगा। क्या ये क्लियर है आपको? तो कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है ये? ये जो रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल है, मतलब एक गवर्नर जनरल, एक डिफेंस और बाकी बचे मिनिस्ट्रीज, दे विल वर्क एज इंटरीम गवर्नमेंट। मतलब जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक के लिए इंटरीम गवर्नमेंट ये लोग बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को वीटो होगा, टू टू वीटो द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। काहे का एग्जीक्यूटिव काउंसिल? हाँ, कुछ किया? कुछ नहीं दे रहा। ये हुआ कहां था? शिमला में, जून 1945। नाउ यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है कि 10 मुस्लिम मेंबर्स, इधर देखो। नाउ मुस्लिम लीग क्या बोलती है कि ये सारे के सारे मुस्लिम मेंबर हम नॉमिनेट करेंगे। कांग्रेस बोलता है काहे भाई, हमारे यहाँ भी मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग क्यों नहीं नॉमिनेट करेंगे ये 10 मुस्लिम मेंबर? तो यहीं पर कांग्रेस और लीग के बीच में फिर से क्या हो जाता है? डेडलॉक। और वेवेल प्लान कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, बातचीत क्या हो जाती है? खत्म। क्लियर है ये चीज? व्हाई इट गॉट डेडलॉक? मुस्लिम लीग का क्या बोलना था कि ये 10 मुस्लिम मेंबर्स हम क्या करेंगे, ये 10 नहीं था, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स मुस्लिम लीग करेगी नॉमिनेट। कांग्रेस बोला था काहे का ऐसा, हमारे पास भी मुस्लिम मेंबर्स हैं, वो लोग क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इस पॉइंट पर जो टॉक्स होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। ठीक है, इस टॉक्स पर क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। और ये कभी भी वेबल प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो वेबल प्लान क्लियर है सभी को? वेबल प्लान क्लियर है सभी को? देखो वेबल प्लान के साथ साथ ना एक ये भी आता है, राजा जी फॉर्मूला। ठीक है, और देसाई लियाकत पैक्ट। हो सकता है किसी किताब में दिखे, बट वी आर नॉट डूइंग दिस, नॉट रिक्वायर्ड। राजा जी फॉर्मूला एंड देसाई, ये न्यूज में रहता है, सॉरी, ये बातचीत भी होती है हिस्ट्री में, थोड़ा मेन स्ट्रीम में है, तो हम इसको वेबल प्लान को बात करते हैं। बाद में लगे कि सर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। राजा जी फॉर्मूला एंड देसाई लियाकत पैक्ट।
ये दोनों भी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए वेबल प्लान की तरह। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, वेबल प्लान में कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क विद रेस्पेक्ट टू वेबल प्लान, क्या था? एनीथिंग, व्हाट वाज वेबल प्लान, एसेट्रा एसेट्रा? नथिंग। नेक्स्ट सेक्शन वुड बी इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन वुड बी इंडियन नेशनल आर्मी। और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक नाम आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इनके बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना होगा। सुभाष चंद्र बोस को हम क्या बुलाते हैं बेटा? नेताजी। ये तो सुना होगा। ये नेताजी का टाइटल सुभाष बोस को कहाँ मिला था? When did he got this title of नेताजी? Anyone? कहाँ मिला था नेताजी का टाइटल, किसने दिया था? आउट जापान। याद शुरू हो गया है, देखो गेस वर्क। चलो खोजते हैं इसको। नहीं खोज पाते हैं तो फिर आप सर्च करना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सुभाष चंद्र बोस, he passed the Indian civil services. He passed the Indian civil services, resigned from the services in 1921. इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं उनका नाम है चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, सीआर दास। कौन से सीआर दास? कहां पढ़ा था सीआर दास, जल्दी बताओ। सीआर दास से दिमाग में क्या आता है? अरे इतना टाइम, रिवीजन नहीं हो रहा। चित्तरंजन दास, सीआर दास, कहां पढ़ा था? फाउंडिंग मेंबर? अरे स्वराज पार्टी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? सीआर दास इज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज सेक्रेटरी। क्या यार, स्वराज पार्टी में पढ़ा था? पढ़ो भाई, ऐसे पढ़ोगे तब तो याद रहेगा। ठीक है, तो बोस, बोस जो है बेसिकली हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन कांग्रेस के बेसिकली प्रेसिडेंट रहते हैं। वो कांग्रेस सेशन वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, है वो पाइपलाइन में बन रहा है, टाइप हो रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। बट व्हाट यू विल सी कि ये जो 1939 और 1940 का जो टाइम है, ये बोस के भी टर्मोइल का टाइम है। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि बोस जो है कांग्रेस को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाना चाहते हैं, बट गांधी जी जो है वो कांग्रेस को किसी दूसरे पर्टिकुलर दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो गांधी जी और बोस के बीच में थोड़ा सा तनाव होता है, और फाइनली बोस जो है बाहर हो जाते हैं कांग्रेस से। ऑब्वियसली उन्हें जो त्रिपुरी सेशन में आधे ही प्रेसिडेंट रहते हैं और खुद रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, उनके जगह पर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज, रिजाइन करने के बाद व्हाट यू सी कि बोस बहुत सारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन्हीं प्रोटेस्ट के चक्कर में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट होने के बाद जब जेल कोर्ट्स में प्ली डालते हैं तो इन्हें हाउस अरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, हाउस अरेस्ट मिलने के बाद ये चुपचाप वहां से निकल लेते हैं, और काबुल के रास्ते होते हुए, ठीक है, अफगानिस्तान वगैरह होते हुए, पाकिस्तान वगैरह होते हुए ये पहुंचते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में ही मीट्स हिटलर। जर्मनी में ही मीट्स हिटलर। नाउ विद द हेल्प ऑफ हिटलर, ठीक है, अब देखो जर्मनी जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो और ब्रिटेन जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं ब्रिटेन के, तो वो तो ब्रिटेन के भी हैं और इंडियंस भी हैं। तो जर्मनी क्या करेगा, इंडियंस के जो सोल्जर्स हैं उनको भी कुछ पकड़ कर रखेगा, उसी तरह ब्रिटेन जर्मनी के सोल्जर्स को पकड़ कर रखेगा। तो उनको हम बुलाते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर।
ठीक है, उनको हम बुलाते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो जब ये बोस हिटलर से मीट करते हैं तो हिटलर को समझाते हैं कि बेटा ऐसा करो, आप हमें हेल्प करो, ठीक है। तो जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर इंडियन ओरिजिन के हैं, सब नहीं, जो कि जर्मनी और इटली ने कैप्चर किए हैं, आप ऐसा करो वो हमें दे दो और हम उससे अपनी एक आर्मी बनाएंगे, ठीक है। और इस आर्मी को हम यूज करेंगे इंडिया में ब्रिटेन से लिबरेशन लेने के, ठीक है। उस आर्मी का नाम उन्होंने क्या दिया? फ्रीडम आर्मी। हिंदी में बुलाते हैं मुक्ति सेना। तो मुक्ति सेना कहां बना? जर्मनी में, ठीक है। अब ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे कहां? जर्मनी में। इन्होंने सुभाष बोस को नेताजी बुलाना शुरू कर दिया। तो नेताजी का टाइटल जर्मनी में मिला बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे वो देख रहे थे कि सुभाष बोस आकर लीड कर रहे हैं, जर्मन के जो सोल्जर्स हैं वो भी देख रहे हैं इस चीज को। तो वो जो लोग हैं, वो जो ग्रुप है, दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम एज व्हाट? नेताजी। एंड वहीं से ये जो जय हिंद हम लोग करते हैं ना, इन्होंने वो स्लोगन भी वहीं पर लिखा है, जय हिंद। फ्रॉम किस सेंटर से? फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर कहां था? जर्मनी में। आप देख रहे हो कितने फैक्ट्स हैं इसमें जो आपको याद करने। पहला, बोस मेट हिटलर, किस नाम से? ऑरलैंडो मजोटा। क्या बनाया? फ्रीडम आर्मी। फ्रीडम आर्मी का हिंदी नाम मुक्ति सेना। हो सकता है मुक्ति सेना लिखकर पूछ दे आपसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, नेताजी का टाइटल कहां से मिला या कहां पर मिला? ठीक है, जर्मनी। जय हिंद का स्लोगन कहां आया या फिर कहा, जय हिंद का स्लोगन किसने दिया? ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर कहां है? कैन यू सी दिस? वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब यूपीएससी या बीपीएससी को, कि इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तैयार रहो, किसी ना किसी साल पटक के पूछेगा कि नेताजी का टाइटल कहां से मिला, कैसे मिला। किसी साल पीटी में पकड़ के पूछेगा और उसके बाद लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। जिस साल पूछेगा उस दिन बताना कि सर पूछ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चल, उसके बाद आप क्या देखते हो? ही लीव्स जर्मनी इन 1943 एंड ट्रेवल्स टू जापान, ठीक है, एंड ट्रेवल्स टू जापान। अब यहां पर थोड़ा सा पॉज लगाएंगे, सुभाष बोस का यहां पर होगा पॉज, ठीक है। अब चलते हैं जापान में, ठीक। सुभाष बोस 1943 के अराउंड जापान में पहुंचेंगे। उसके पहले अब हम जापान में पहुंच रहे हैं, तो आप क्या देखोगे? वापस एक साल आप पहले जा रहे हैं, ठीक है। सुभाष बोस का पॉज लगाया, एक साल पीछे गए। तो एक साल पीछे जब जाओगे तो वहां एक और बंदा है, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। अब जापान भी लड़ रहा है ब्रिटेन के साथ, वो भी कुछ इंडियंस को कैप्चर किया होगा, इंडियन सोल्जर्स। उन्हें क्या बुलाएंगे? इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये जो मोहन सिंह है, ये क्या चाहते थे कि जापानीज जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन्हें सौंप दे और ये एक आर्मी बनाए, ठीक है। और जापानीज ऐसा करते भी हैं। जापानीज हैंडेड ओवर द इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर टू मोहन सिंह, ठीक है। और मोहन सिंह इज said to be the architect of Indian National Army। क्या ये बात हम सबको पता है? इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाया? कैप्टन मोहन सिंह ने। समझ में आया ये चीज ना? अब कैप्टन मोहन सिंह का जो एम्बिशन था वो बहुत ज्यादा था। क्या था एम्बिशन? कि जितने भी इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको रिक्रूट करेंगे, इंडिया में जाएंगे और इंडिया को लिबरेट कर देंगे, ठीक है। ये उनका बेसिक आइडिया था। बट जापान क्या बोला था कि भाई इतना मत उड़ो आप,
आपको ना 2000-3000 लोगों से ज्यादा हम नहीं देंगे। तो इसी बीच कैप्टन मोहन सिंह और वो जो जापान के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में क्या हुआ झगड़ा, और मोहन सिंह को पकड़कर कस्टडी में रख लिया जाता है। मोहन सिंह को पकड़कर वो लोग कस्टडी में रख लेते हैं। जब मोहन सिंह कस्टडी में जाते हैं जापानीज के, व्हाट यू विल सी, देयर विल बी अगेन अ न्यू लीडर कॉल्ड रास बिहारी बोस। याद है वो बोस? कहाँ पढ़ा था आपने रास बिहारी बोस को? घोष बाबू नहीं, बोस बाबू। कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? याद नहीं आया? लॉर्ड हार्डिंग जो एलिफेंट पर बैठकर दिल्ली जा रहे थे, उनके ऊपर बम कौन फेंका था? बोस और सचिन सान्याल। इंडियन मेड बॉम्ब, वो भी याद आया अब? रास बिहारी बोस। वो बम फेंकने के बाद भाग गए थे ये कहाँ? जापान। और जापान में जाकर उतने सालों से रह रहे थे तो नेचुरलाइज सिटीजन भी बन चुके थे। जापान में रास बिहारी बोस इज सेड टू हैव फॉर्म्ड इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो वाज फाउंडेड बाय हूम? किसी भी साल, एनी ईयर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रुप फाइंड किया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। तो ये जो मोहन सिंह जब जेल जाते हैं ना, मतलब जब कस्टडी में जाते हैं, तो जो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने जो टुकड़ा बनाया था, उनका कमान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को दे दिया जाता था, जिसका चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी पहले किसके पास? मोहन सिंह के पास। अब किसके पास? रास बिहारी बोस के पास। ठीक है। नाउ जब सुभाष बोस पहुंचते हैं, तो रास बिहारी बोस वाज वेरी हैप्पी टू ट्रांसफर द कंट्रोल एंड लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू सुभाष बोस। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर कौन है? आईएनए। तो ऑब्वियसली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ट्रांसफर करेगा तो आईएनए भी चला जाएगा बोस के पास। तो दिस वाज इन इट वाज इन दिस मैनर सुभाष बोस केम टू कंट्रोल द इंडियन नेशनल आर्मी। यहां तक चीज क्लियर है सभी को? कहानी सेटअप। अब सुभाष बोस पर जो पॉज लगाया था, वापस से प्ले। Subhas Bose will become Supreme Commander of INA on 25th of August. ठीक है। And in October 21, 1943, Bose will form Provisional Government for Free India at Singapore. इंडिया में नहीं, कहा? सिंगापुर में। ये तीन नाम याद रखना, किसी भी साल पूछा जा सकता है। फाइनेंस पोर्टफोलियो किसको मिला? एचसी चैटर्जी। एम.ए. अय्यर को क्या मिला? ब्रॉडकास्टिंग। और लक्ष्मी स्वामीनाथन को क्या मिला? वुमेन डिपार्टमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट कहां बना? सिंगापुर में। कब बना? अक्टूबर 1943। और ये जो सिंगापुर वाला जो रीजन है, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से किया होगा तो आप देख सकते हो कि मलेशिया है ना? और मलेशिया के नीचे इट्टू सा सिंगापुर है, देखा था? और मलेशिया इज लाइक दिस, तीन साइड में पानी है। इस रीजन को हम बुलाते हैं मलय पेनिनसुला। याद आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी? तो इट वॉज इन दिस रीजन, यहां पर जब सुभाष बोस थे, यहां से उन्होंने वो डायलॉग दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी इंडिया का डायलॉग नहीं है, ये भी बाहर से ही। इट वॉज गिवन इन वेयर? इन मलय पेनिनसुला, ये वाले रीजन में। एग्जैक्ट मलेशिया नहीं लिखा हुआ है, मलया पेनिनसुला, जब बोस यहां पर थे। और जनरली जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बना था ना, उसी के अराउंड ये भाषण दिया गया है, ये डायलॉग दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। तो
जब बोस आते हैं तो आप एक चीज और देखते हो कि अ वुमेन्स रेजिमेंट वाज कॉल्ड रानी झांसी। आईएनए के अंदर एक वुमेन रेजिमेंट भी था जिनको हम बुलाते हैं रानी झांसी रेजिमेंट। और इसके बाद जब इंडिया में ये लोग घुसते हैं थ्रू रंगून, बर्मा के थ्रू इन जनवरी 1944, आप क्या देखोगे? वॉर क्राई वाज चलो दिल्ली। याद है कल वाला दिल्ली चलो? दिल्ली चलो कहा था बेटा? दिल्ली चलो, वेयर डिड यू रीड दिल्ली चलो? इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट में पढ़ लिया आपने, हमने तो नहीं पढ़ाया। दिल्ली चलो वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह, चलो दिल्ली इज व्हाट? आईएनए। कल भी मैंने आपको ये 200-300 बार बताया था, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ करके मत आ जाइएगा। चलो दिल्ली। नेक्स्ट फेज ऑफ सुभाष बोस। इन नवंबर 1943, Andaman and Nicobar Islands was given by the Japanese army to INA. The islands were renamed as what? Shahid Deep and Swaraj Deep. याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड्स किससे मिला था? जापानीज से मिला था, उसको रीनेम करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेक्स्ट, इन जुलाई 1944, सुभाष बोस एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। तो पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने बुलाया महात्मा को? फर्स्ट पर्सन टू कॉल गांधी फादर ऑफ नेशन इज होम। कौन है ये? सुभाष बोस। और इसी के जब उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं तो गांधी जी ने भी बोलते हैं कि ही इज द प्रिंस। सुभाष बोस को प्रिंस का टाइटल देते हैं वो। ठीक है, तो वो नहीं है लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, दिस आजाद हिंद फौज जब लड़ाई करने के लिए इंडिया में घुसेगा, इट क्रॉस्ड बर्मा बॉर्डर एंड स्टूड ऑन इंडियन सॉइल ऑन मार्च 18 1944। ये ध्यान रखना, ये डेट मार्च 18 याद भी नहीं रहता तो मार्च 1944 याद रखना। तो मार्च 1944 में इंडिया में एंटर करते हैं। कहां तक एडवांस करते हैं? कोहिमा। कहां तक एडवांस करते हैं? इम्फाल। तो कोहिमा में जब ब्रिटिश के साथ लड़ाई होती है तो उसको बुलाया जाता है बैटल ऑफ कोहिमा। ठीक है, क्लियर है? कोहिमा में जब ब्रिटिश ट्रूप के साथ लड़ाई होता है आईएनए का, उसे क्या बुलाया जाता है? बैटल ऑफ कोहिमा। इम्फाल में जो लड़ाई होती है उसे बुलाते हैं इम्फाल कैंपेन। याद रखिएगा ये वर्ड। विथ रेस्पेक्ट टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इम्फाल कैंपेन क्या है? तो आईएनए का एंट्री इम्फाल में इज व्हाट? इम्फाल कैंपेन। क्लियर है? तो आप देख रहे हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो 1943 में ही मिल गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का तो काम हो गया। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन मेनलैंड, ठीक है, व्हाट इज इंडियन मेनलैंड? ये जो इंडिया आप यहाँ देखते हो ना आइलैंड्स वगैरह को छोड़कर, दैट इज कॉल्ड टू बी इंडियन मेनलैंड। तो इंडियन मेनलैंड में आप क्या देखोगे? दिस कर्नल मलिक ऑफ द बहादुर ग्रुप होस्टेड आईएनए फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एट मोरंग इन मणिपुर। जगह नाम याद रखिएगा। इंडियन मेनलैंड में फर्स्ट टाइम कब होस्ट हुआ? ठीक है, कहां होस्ट हुआ? मणिपुर में। मोरंग एक जगह है। मोरंग अगर आप जाओगे तो वहां देखोगे बहुत सारा इन सेरेमनी को कोमेमोरेट करने के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेट करके ये जगह बनाया गया। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देखोगे? 1945 अगस्त 15 1945 जापान सरेंडर करता है और उसी के साथ आईएनए ऑल्सो सरेंडर्स। ठीक है, उसी के साथ आईएनए ऑल्सो सरेंडर्स। ठीक है,
इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कुछ पूछना हो, एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल आर्मी, anyone, any question with respect to Indian National Army? No one, none. चलो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, why 15th August 1947 was chosen for transfer of power? इसी दिन क्यों? 16 अगस्त को क्यों नहीं, 14 अगस्त को क्यों नहीं, 10 अगस्त को क्यों नहीं? अरे 3 जून को ही सारा प्लान बन के रेडी हो गया था, तो 3 जून को क्यों नहीं दिया, जुलाई में क्यों दिया? 15 अगस्त का में क्या है ऐसा? वाई 15 अगस्त? 1947 भी हटा दो। एनीवन? पता है आपको? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैंने आज क्यों पूछा, ऑब्वियसली आज के टॉपिक में ही कुछ आंसर छुपा होगा, तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। सी दिस, ऑन विच डे जापान सरेंडर्स? जापान किस दिन सरेंडर कर गया था? 15 अगस्त 1945। तो टू commemorate this day, British granted independence to India on 15th August 1947. पता था? एक बच्चे को तो पता था, बाकी को पता था? पता था तो आंसर क्यों नहीं किया? Did everyone knew this? 15 अगस्त 1947 ही क्यों? 16 अगस्त क्यों नहीं? 14 अगस्त क्यों नहीं? 10, 8, 7? ध्यान रखना। तो to commemorate the victory over Japan, 15th August was chosen as what? Independence Day, to grant independence to India. ठीक है, एक सेक्शन बच गया। ये भी पेंडिंग है सवाल, किसी साल भी पटक के पूछेगा, उसके बाद लगेगा कि अरे यार ये तो पता होना चाहिए। ये तो पता होता है सबको, क्योंकि तो ये पढ़ाया जाता है। 26 जनवरी ही क्यों? बिकॉज पूर्ण स्वराज में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता था, ये तो रटाया जाता है, ये नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमें नहीं पता है। कहीं किताब में भी नहीं लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, हमें नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, अब पता है ना, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। चीजें चुन चुन कर आपको बताई गई है कि क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, क्या बचा हुआ है, क्या पेंडिंग है, इनफैक्ट सब कुछ। इसके बाद भी अगर आप ब्लंडर करके आ जाओ तो क्या कर सकते हैं, इतना पढ़ो यार जितना दे रखा है। ठीक है, इसके बाद बचता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसके बाद एटलीज स्टेटमेंट और माउंटबेटन प्लान, ये 3 चीज हैं जो बच गए, और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये 4 सेक्शंस बचे हुए हैं। सो दिस 4 सेक्शंस विल बी डूइंग इट। कर लेंगे अपने से आजाद करा लो इंडिया को। so, ये कल कर लेंगे। ओके, अगली क्लास जब भी होगी वी विल बी डूइंग इट ऑन दैट। ओके, किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? चलिए, अरे बहुत आगे हैं, सब तो करा दिया, बचा क्या? बायो बचा है, हिस्ट्री बचा है, इंडिया का ज्योग्राफी बचा है, 6 क्लास ये, 6 क्लास ये, 5 क्लास ये, तो 6 6 12 5 17, और 4 करंट अफेयर्स फिलहाल तो।
मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ये 3 खत्म होने के बाद और तो कुछ नहीं बचा। गवर्नमेंट जनरल और डिफरेंट एक्ट याद नहीं होता, ये तो रटने वाला चीज है, तो रटना ही होगा। बाकी किस एक्ट को कैसे पढ़ना है वो तो मैंने आपको बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे हमने करा दिया आपको, 1909, 1919, 1935। मेनली सवाल वहीं से आते हैं। याद तो करना पड़ेगा ना। देखेंगे एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये छोटी छोटी पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो अभी नेक्स्ट टारगेट विल बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर इंडियन ज्योग्राफी। तो एक मोटा मोटी अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद 4 करंट अफेयर्स करेंगे और उसके बाद छिटपुट चीजें जो चीज आप बोलोगे वो। ठीक है, कम से कम पूरा कर तो ले, एक फील तो आ जाए कि हाँ हो गया। उसके बाद छोटा छोटा चीज बिंदु पर तो कभी भी बात चर्चा हो सकती है, बहुत टाइम है उसके बाद अपने पास। पहले ये कर लेंगे बेटा, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी। बायो केमिस्ट्री करेंगे, साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो तीनों ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड, बिहार और इंडिया। ठीक है, बाकी हिस्ट्री का इंडिया वाला दे दिया है, और बिहार में आपको एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, वो तीनों करा दिया गया। ध्यान ये रखना कि आपको इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, वो नहीं पूछता बिहार वाला। बिहार का आपको एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न पढ़ना है, तो तीनों है वहां पर 14 लेक्चर्स। ओके, 6, 6, 12, 5, 17 क्लासेस कल के बाद से और लगेंगी। और आपका जो बिहार का जो पूरा सिलेबस है, जो 4-5 महीने से हमारा कोर्स चल रहा था, दैट विल एंड। आज बेसिकली हमने कब स्टार्ट किया था? फरवरी में ना। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने में हम यहां तक पहुंचे हैं। 1 महीना और। ठीक है, 1 महीना मतलब 17 लेक्चर्स और हैं, जहां पर आपका एक पूरा रफ स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद फिर 4 आपका लेक्चर होगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ बचेगा छिटपुट चीजें, तो वो देखी जाएंगी। बिहार का मेडिकल पढ़ना है भाई, 5 क्वेश्चन के लिए दिमाग नहीं खराब करना है अपना। उससे बढ़िया मैथ सीख लो। ठीक है, बिहार का मेडिकल पढ़कर जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर जाइए और डन। ओके, इस 5 क्वेश्चन के लिए आप मानसिक संतुलन ना बिगाड़ें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जितना केयरफुली आप चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा, उतना आसान पड़ेगा आपका। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, बिहार का मेडिवल हिस्ट्री पढ़कर जाएंगे, 5 में से गारंटी है 3 सवाल बन जाएगा। ठीक है, बाकी 2 सवाल के लिए पूरा इंडियन का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना, इज इट वर्थ? उससे बढ़िया तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, है कि नहीं? ये बैलेंस करना होगा आपको, वो समय आ गया ये करने का। ओके, उसके जगह पर मैथ्स का 4 फॉर्मूला याद करके चले जाओ, 1 नंबर वहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मेंटल बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब टाइम आ गया है, पिक एंड चूज। ओके, तो 17 लेक्चर्स और रह गए हैं, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। 5, 5, 10, 5, 15, 15 से 16 के बीच में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट ठीक है, मैं भागूंगा नहीं। 16 बोल दिया तो इसका मतलब 18, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, करंट अफेयर्स को छोड़कर। मैं कहीं भागने वाले में से नहीं हूं कि दौड़े जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। भागने का रहता तो आज ही खत्म कर देते, आधा घंटा में, कैबिनेट मिशन और ये सब नॉट रिक्वायर्ड। जितना जाएगा दिमाग में उतना ही ना। वैसे भी आपने में से बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर 1 घंटा का लेक्चर आपका 2.5 के बराबर है। ऐसा है क्या?
2 बच्चा बोल चुका है। हाँ सर बिल्कुल। हाँ आपको काउंट कर लिया मैंने। एक बच्चे का फोन आया था, उसने बोला 1 इज इक्वल्स टू 3। कोचिंग में तो टाइम पास कराते हैं बेटा। अब आपको समझ, देखो जिन्होंने भी इससे पहले कहीं पर भी कोचिंग की होगी ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आपको टाइम पास कराते हैं, ये आप नहीं सीख पाते हो। यही चीज गलती बार बार करते हो। आपको टू द पॉइंट, पिन पॉइंट नहीं पढ़ाया जाता है। आपको वही पढ़ाया जाता है जो कोचिंग वाले को आता है कि नहीं, ये बताओ। अगर किसी कोचिंग में हिस्ट्री का मास्टर बढ़िया है तो 6 महीना हिस्ट्री पढ़ाएगा। किसी कोचिंग में इकोनॉमी का मास्टर बढ़िया है तो 6 महीना इकोनॉमी पढ़ाएगा। अरे नहीं आना 3 महीना एंशिएंट यार, 5 क्वेश्चन के लिए 3 महीना एंशिएंट पढ़ाएगा आपको, पागल हो गया। बट इफ यू सी दिस इम्तिहान, आई थिंक बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए, बैलेंस्ड वे में तैयारी होनी चाहिए। और बैलेंस मतलब का मतलब ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिया। एक रफ स्केलेटल रेडी कर लिया कि हाँ, माई 75 80 to 85% सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। फिर छोटा छोटा चीज उठाकर छोटे छोटे पहलू के ऊपर बात होती है। तैयारी ऐसे ही होती है कि पहले छोटा वाला पहलू कर लेते। टेस्ट दीजिए। आप लोग जो लोग भी हैं पटना में, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट मत दो, ऑफलाइन जाकर दो। बात कर लो वहां मोहित सर से। आप सबके लिए, जो लोग भी क्लासरूम प्रोग्राम में है एनरोल्ड, सबके लिए अलग से सेक्शन है। ठीक है, एक बच्चे गए हैं वहां पर टेस्ट देने के लिए, उनका हो गया। ठीक है, जो लोग भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हैं, वो लोग आप जाओ मोहित सर के पास पटना में, ही विल अकोमोडेट यू इन ऑफलाइन वन। ओके, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे आपके लिए। ओके, डू इट। आप कितना फायदा उठा सकते हो ये आपके ऊपर है ना बेटा। विल डू इट एवरीथिंग फॉर यू। कर ही रहे हैं और क्या। किसी किसी को लगता हो सर ऐसा क्यों, इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं अपने आप को प्रमोट वगैरह करने के लिए। तो भाई बेटा, आज से ना 2-3 साल पुराना वीडियो भी मेरा देख लेना। ओके, यूट्यूब पर। आज तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप 2020 का मेरा वीडियो देख लेना, वहां पर भी ऐसे ही है। 4 साल पहले भी हम ऐसे ही थे और अभी भी हम वैसे ही हैं। भले चीजें बढ़ गई हैं, बहुत चीजें बढ़ गई यार। सेंटर है, जाकर पढ़ाना है, ऑफलाइन सेंटर है, ऑनलाइन पढ़ाना है, बहुत चीजें बढ़ गई, बड़ी तो हो गई है ऑब्वियसली। नाम भी फैल गया है, बट वी आर स्टिल देयर। अभी भी मतलब वैसा नहीं है कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाकर हम निकल जा रहे हैं। अभी भी वही इंटेंसिटी से पढ़ा रहा हूँ। नहीं होता है तो आई विल गिव यू द एक्सेस ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, आप देख लेना, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस हो तो बता दे। सेम इंटेंसिटी, सेम थिंग, कुछ ज्यादा नहीं। हो सकता है आप लोगों को ज्यादा ही किया हो। ठीक है, हर बैच में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। ओके, ऐड होता जाता है, घटता कुछ नहीं है। मेरे मामले में घटता है कुछ नहीं है, ऐड भले हो जाए जो से हो जाए। ठीक है, तो इट्स लाइक कि टीचिंग ऐसे ही होना चाहिए। मुझे मुझे ऐसा लगता है, इतना मुझे आता है, इतना मैं चाहता हूँ कि आपको सिखा दूं। ठीक है? मेरे हिसाब से टीचिंग तो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी बच्चों का काम है कितना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना डाउट पूछ रहे हैं। अब कोई आपके मतलब पढ़ तो नहीं देगा ना बेटा। आपको रास्ता दिखा देता है कि भाई ये पढ़ो, ये पॉइंट्स में ये करो, टेस्ट दो, जाके लिखो, रिवाइज करो, ये बता सकते हैं। आपके बता एग्जाम पढ़ तो नहीं देगा ना, वो तो आपको खुद करना। ठीक है, तो डू इट, यू कैन डू इट। अब तो मटेरियल है तुम्हारे पास अच्छा सा, क्या करना है आपको पता है। ठीक है, आपको बस खाली पढ़ना है, रिकॉल करना है, एग्जाम देना। इट्स ऑल अबाउट रिकॉलिंग थिंग्स। अगर आपने क्लास का 65% भी रिटेन कर लिया तो आपका क्लियर हो जाएगा पीटी आराम से, इसकी गारंटी है। 65% में मैं बोल रहा हूँ, बाकी 80-85 में क्या करोगे तो ये तो अलग लेवल है फिर तो। ठीक है, चलो, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। ज्यादा बकवास हो गया, 10 मिनट हो गया, चलो टाइम नहीं ले रहे आपका। बाय एवरीवन।
बाय।